नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे। तो तैयारी करते रहिए जम के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी समसामयिकी चित्रात्मक प्रस्तुति की जीएस दृष्टि की आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक हुई। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता देने के लिए। तो मई 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक हुई। किसके लिए? ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता देने के लिए। अक्टूबर नवंबर 1934 में बंबई में नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। अक्टूबर नवंबर 1934 में बंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नीतियां एवं कार्य तथा प्रणालियां तय की गई। महासचिव कौन बने? जयप्रकाश नारायण। महासचिव कौन बने? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का एक ध्यान रखिएगा, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने दिया था इंदिरा हटाओ का नारा। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। और महासचिव कौन बने? जयप्रकाश नारायण। चलिए अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। चलिए जयप्रकाश नारायण वर्ष 1934 अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक। कहाँ? पटना में। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। उपाधि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी लोकनायक की उपाधि। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका थी जयप्रकाश नारायण की? राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली तथा जयप्रकाश नारायण ने गुप्त रूप से मिलकर, मतलब कि जमीन पर रहकर भारतीय जनता को संगठित किया। ये सामने नहीं आए, मुख्य रूप से ये इन्होंने नीचे काम किया और भारतीय जनता को संगठित करने का काम किया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। चलिए 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान। पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया किसने? जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974। और ये किसके खिलाफ किया था? ये किया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ ये क्रांति का आह्वान किया था। चलिए, और इंदिरा हटाओ का नारा भी किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। वर्ष 1919 भारत रत्न से सम्मान मरणोपरांत। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए कौन मरणोपरांत? जयप्रकाश नारायण। 1999 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तभी इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था, नहीं तो नहीं मिलता इनको सम्मान। क्योंकि पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए विविध घटनाएं संबंधित तिथि। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। 26 से 31 मार्च 1931 कांग्रेस का अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को।
ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में की थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम क्या था? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था कौन सी थी? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इतिहास बताता है कि गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन सतर नहीं उठाते। यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस समय भी कुछ लोग थे जो गांधी की सच्चाई को जानते थे और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाता है लेकिन सतर नहीं उठाते। ये कहा था कथन किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दलित वर्गों का संघ के संस्थापक बाबू जगजीवन राम। दलित वर्गों का संघ के संस्थापक कौन थे? बाबू जगजीवन राम थे दलित वर्गों का संघ के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल का गठन 1937। जुलाई 1937 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित। कहां कहां पर हुआ था? मद्रास में, बंबई में, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। तो जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। 6 प्रांत थे जिनमें जुलाई 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो 5 प्रांतों में 1937 के चुनाव में 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। कहा कौन कौन से थे वो 5 प्रांत? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। मद्रास में पूर्ण बहुमत मिला, बिहार में, मध्य प्रांत एवं बरार में, संयुक्त प्रांत में और उड़ीसा में। यहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। कहां नहीं मिला? बंबई में। चलिए कांग्रेस को बहुमत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांतों में। कहां कहां? बंबई में, असम में और उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो कांग्रेस को 3 ऐसे प्रांत थे जहां पर बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन इन 3 प्रांतों में कांग्रेस बहुत बड़े दल के रूप में उभरा था। वो कौन कौन से थे? बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये थे जहां पर कांग्रेस बहुत बड़े दल के रूप में उभरा था। और कौन से 5 प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था? मद्रास में, बिहार में, मध्य प्रांत एवं बरार में, संयुक्त प्रांत में और उड़ीसा में। यहाँ पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को 5 प्रांतों में। और मंत्रिमंडल गठित कितने प्रांतों में क्या था? 6 में। कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। और 3 प्रांत कौन से थे जहां पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था कांग्रेस, लेकिन वहां पर बहुमत नहीं मिला? वो थे बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा था 28 माह। वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा 28 माह का। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। तो अक्टूबर 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना रहा था? 28 माह रहा था। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना ही भारत को शामिल कर दिया था। इसलिए अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। चलिए जिन्ना ने भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था।
कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने की खुशी में। तो जिन्ना ने भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस बनाने का आह्वान किया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था और इसकी बहुत खुशी हुई थी इसे। ये सदा से ही गद्दार थे ये। संयुक्त प्रांत सरकार 1937। संयुक्त प्रांत सरकार 1937। प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत सरकार 1937 में जो बनी थी उसके देख लेते हैं कौन किस पद पे था। प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कानून एवं न्याय मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू और वित्त विभाग था रफी अहमद किदवई के पास। संयुक्त प्रांत 1937 में प्रधानमंत्री कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू। वित्त विभाग रफी अहमद किदवई के पास। चलिए, देशी रियासतें और बटलर समिति। देशी रियासतें, बटलर समिति। गठन बटलर समिति का 1927 में। 1927 में बटलर समिति का गठन हुआ। इसका अन्य नाम भारतीय रियासत समिति। बटलर समिति का अन्य नाम क्या था? भारतीय रियासत समिति। बटलर समिति का अन्य नाम। बटलर समिति के उद्देश्य क्या थे? भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। बटलर समिति का उद्देश्य क्या थे? भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना, ये उद्देश्य था बटलर समिति का। तथा ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। और क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना, ये बटलर समिति के उद्देश्य थे। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर 1927 में। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर 1927 में। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1939 में किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1939 में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा। किसको? जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। अगर इसकी जगह प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते या और कोई होते तो आज देश की यह हालत नहीं होती और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता पूरी तरह से। वहां पर कोई भी झगड़ा नहीं होता, ना ही पीओके पे पाकिस्तान का अधिकार होता। वो भारत का हिस्सा है, उस पर अधिकार कर रखा है, वो भी इनकी वजह से हुआ है, इन जैसे प्रधानमंत्रियों की वजह से हुआ है। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ वर्ष 1947 में। और यह काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। बहुत दिन हो गए शांति की बात करते हुए, थोड़ा युद्ध देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। प्रारंभ कब हुआ था? 1939 में। कांग्रेस का प्रस्ताव, युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि भारत युद्ध में समर्थन करेगा ब्रिटेन का अगर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। निम्नलिखितों की गतिविधियां, भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था? लिनलिथगो था। वायसराय कौन था? लिनलिथगो। और विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। किसने? लिनलिथगो ने। 17 अक्टूबर 1939 को भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित। तो 17 अक्टूबर 1939 को भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित हो गया। तो भारत जर्मनी का विरोधी हो गया कब? 17 अक्टूबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ।
तो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। और भारत युद्ध में कब माना गया? 17 अक्टूबर 1939 को भारत जर्मनी के खिलाफ युद्ध में घोषित हो गया। ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? नोरवेल चैबरलेन, नाम भी देखो। ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री नेविल चैबरलेन था। ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? नेविल चैबरलेन था, 1937 से 1940 तक। फिर था विंस्टन चर्चिल, 1940 से 45। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 प्रधानमंत्री बदले थे ब्रिटेन के, एक था नेविल चैबरलेन, शुरू हुआ तब, और खत्म हुआ तब विंस्टन चर्चिल था। चलिए, मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अध्यक्ष इकबाल अध्यक्ष भाषण में मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति। इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता इकबाल ने करी थी 1930 में। लाहौर अधिवेशन अवधि 22 से 24 मार्च 1940। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जिन्ना था। मांग भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की। तो मुस्लिम लीग ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग किस अधिवेशन में की थी? लाहौर अधिवेशन में की थी 1940 में। अध्यक्ष भाषण एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त तो कुछ स्वीकार्य नहीं। मतलब कि जिन्ना ने कहा था कि हमें तो बस चाहिए ही चाहिए है पाकिस्तान, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मान्यता जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को। तो यहाँ पर जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस का आयोजन। 23 मार्च 1943 देश आजाद होने से पहले ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस का आयोजन कर लिया था 23 मार्च 1943 को। चलिए, रहमत अली 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो रहमत अली, अगर पूछे कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो था रहमत अली। कब? 1933 में। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था ये रहमत अली। और पैम्फलेट नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। पैम्फलेट, इसका पंफलेट क्या था? इसने नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ये इसके पंफलेट थे। पाकिस्तान नामकरण इन 5 इकाइयों के नाम पर, पाकिस्तान नामकरण इन 5 इकाइयों के नाम पर हुआ था। पंजाब पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अफगान प्रांत पर, कश्मीर पर, सिंध पर और बलूचिस्तान पर। ये पाकिस्तान नाम इन 5 इकाइयों पर हुआ था, 5 जगहों पर हुआ था पाकिस्तान का नाम। पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या अफगान प्रांत, और कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, ये जहर था इनके मन में। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये हमारी मजबूरी है कि हमको ये कूड़ा करकट पढ़ना पड़ रहा है। तो सरोजनी नायडू ने क्या कहा था जिन्ना के लिए? कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या था? कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। किसने? कांग्रेस ने। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की थी किसमें? व्यक्तिगत सत्याग्रह में। किसके लिए? ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। प्रारंभ कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू।
प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू था। चलिए, क्रिप्स मिशन। सबसे पहले क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। अध्यक्ष इसका स्टैफोर्ड क्रिप्स था। सर क्रिप्स मिशन का 1942 में अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स। संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व और वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को और संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख, ये चीजें लेकर आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। अध्यक्ष कौन था इसका? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। और इसके प्रस्ताव क्या क्या थे? ये क्या लेके आया था? ये आया था संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को दिया जाएगा और संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख, ये लेकर आया था क्रिप्स मिशन। चलिए, क्रिप्स मिशन उत्तर तिथीय चेक, ये कहा था गांधी ने। गांधी ने क्या कहा था कि एक पोस्ट डेटेड चेक है, ये ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, ये कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू था और अब्दुल कलाम आजाद था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, ये थे आधिकारिक वार्ताकार। नोट, महात्मा गांधी सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना की थी गांधी के आदर्शों के प्रचार के लिए। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था? गांधी ने किया था, लेकिन सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी ने और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने। चलिए, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 के मुख्य बिंदु: भारत के लिए आश्वासन किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। ये थे भारत के लिए आश्वासन किसमें? क्रिप्स मिशन 1942 में, जिसका अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो मुख्य बिंदु क्या क्या थे आश्वासन भारत के लिए क्रिप्स मिशन के? किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा भारत, संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को स्वयं को होगा और युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। युद्ध के बाद कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा, ये आश्वासन थे। संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांत के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि ये शामिल होंगे। ये थे इसका जो प्रस्ताव लेकर आया था वो था ये। संविधान निर्मात्री परिषद में कौन कौन होंगे? ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य तथा देशी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि ये शामिल होंगे संविधान निर्मात्री परिषद में। चलिए, अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर स्वतःस्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र। तो अपने आप ही आंदोलन से जुड़ने वाले तथा जन विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे जो अपने आप ही बने थे भारत छोड़ो आंदोलन में? पूर्वी यूपी में आजमगढ़ था, बलिया था और गोरखपुर। आजमगढ़ था, बलिया और गोरखपुर ये पूर्वी यूपी के थे। और बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण। गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण ये बिहार के क्षेत्र थे जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन
1942 के समय अपने आप ही जन विद्रोह उमड़ पड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कांग्रेस कार्य समिति बैठक 14 जुलाई 1942। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई 1942। स्थान वर्धा में। अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष। ये उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष भी था, अबुल कलाम आजाद। पारित प्रस्ताव भारत छोड़ो। तो इस सभा में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कब? 14 जुलाई 1942 को। भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? अबुल कलाम आजाद, गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद। तो इस सभा में भाग लेने वाले, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? अबुल कलाम आजाद, गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद। ये थे मुख्य व्यक्ति जो कांग्रेस कार्य समिति में बैठक में भाग लिया था। चलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति वार्षिक बैठक 7 अगस्त 1942 को। स्थान ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बंबई में। ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बंबई में। विशेष वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि। वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि विशेषता थी इसकी। और 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव स्वीकार कर थोड़े बहुत संशोधन के साथ। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने भी वर्धा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या था वर्धा प्रस्ताव? भारत छोड़ो, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की। तो घोषणा कब हुई? 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू ने, समर्थन सरदार पटेल ने और आलेख गांधी ने किया नेहरू और मौलाना आजाद के सहयोग से। इसका आलेख गांधी ने किया नेहरू और मौलाना आजाद के सहयोग से। समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। कौन से आंदोलन का? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। आरंभ तिथि 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की आरंभ तिथि 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो ओवर लागू कर दिया था अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 से पहले ही रात को। गिरफ्तारी गांधी एवं कांग्रेस का अन्य नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी कांग्रेस ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत। कैद स्थल आगा खां पैलेस पूना। आगा खां पैलेस में किसे रखा था? गांधी को और सरोजिनी नायडू को। आगा खां पैलेस पूना में किसे रखा था? गांधी और सरोजिनी नायडू को। अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू को, अबुल कलाम आजाद को, गोविंद वल्लभ पंत को, पटाभी सीतारामैया, पीसी घोष को, सैयद महमूद को, जेबी कृपलानी को, इनको रखा था अहमदनगर किला में। और बांकीपुर जेल पटना में राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग शिव कुमार आनंद। आंदोलन में भागीदारी समूचे देश की। आंदोलन में भागीदारी पूरे देश की थी। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास। तो भारत छोड़ो आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास। स्वतःस्फूर्त आंदोलन था शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। यह अपने आप ही आंदोलन फूट पड़ा था। किस लिए? क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। चलिए कांग्रेस रेडियो गुप्त राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण। तो कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से नियमित रूप से प्रसारण कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया करते थे। और भूमिगत उषा मेहता संचालन करने वाले
छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी कौन? उषा मेहता। गुप्त रूप से राम मनोहर लोहिया रेडियो कांग्रेस रेडियो का नियमित रूप से प्रसारण कर रहे थे और भूमिगत रूप से उषा मेहता जो कि संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी कौन? उषा मेहता भूमिगत रूप से कांग्रेस रेडियो को चलाती थी या प्रसारण करती थी। चलिए लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था। लुई फिशर गांधी का जीवनीकार। लुई फिशर कौन था? ये गांधी का जीवनीकार था, एक अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी के साथ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी के साथ था कौन? लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार, और ये भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग कर रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह गांधी के साथ था और यह गांधी का जीवनीकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, करो मरो का नारा किसने दिया था? गांधी ने दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे बड़ा गंभीर विद्रोह कहा था किसने? लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे बड़ा गंभीर विद्रोह किसने कहा था? लिनलिथगो ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। कहां से? हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रहा पृथक। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अलग रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी का संबोधन। पटाभी सीतारामैया के अनुसार वास्तव में गांधी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहा था। बीमारी के आधार पर गांधी को रिहा किया गया 6 मई 1944 को। तो गांधी को जेल में डाला था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो उससे पहले गांधी को जेल में डाल दिया था और छोड़ा कब? 6 मई 1944 को गांधी को जेल से छोड़ा था। चलिए समानांतर सरकार कहां थी? तलचर में अवस्थिति उड़ीसा में अवधि कुछ समय तक समानांतर सरकार। बलिया में समय 1942 अगस्त 1942। नेतृत्व चित्तू पांडे। ये समानांतर सरकारें थी। तलचर उड़ीसा में, बलिया उत्तर प्रदेश में अगस्त 1942 में नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया। सतारा महाराष्ट्र में 1943 के मध्य से 1945 तक। विशेष क्या था? सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार। प्रति सरकार नामकरण इसका हुआ। प्रति सरकार नामकरण हुआ। प्रमुख नेता कौन था? वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल। तो सतारा से समानांतर सरकार कौन सी थी? सतारा महाराष्ट्र से 1943 के मध्य से 1945 तक। विशेष था सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और प्रति सरकार नामकरण हुआ इसका। प्रमुख नेता कौन थे इसके? वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल। तामलुक अवस्थिति मिदनापुर बंगाल में। तामलुक की मिदनापुर बंगाल में अवस्थिति दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली और जातीय सरकार तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। विशेषता क्या थी इसकी? जातीय सरकार थी और इसने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। चलिए सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन। तो आजाद हिंद सरकार का गठन कहां पर किया था? सिंगापुर में। अस्थायी सरकार थी आजाद हिंद सरकार, सिंगापुर में गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में हुआ कटक उड़ीसा में। स्नातक की उपाधि 1919 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। स्नातक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने कहां से ली? 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से। भारतीय नागरिक सेवा 1920 में उत्तीर्ण। नेताजी ने
भारतीय नागरिक सेवा 1920 में उत्तीर्ण कर ली थी। कांग्रेस के अध्यक्ष 1938-1939 में, 1938 में तो पूरा कार्यकाल निभाया था और 1939 में इस्तीफा दे दिया था जीतने के बाद। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1938-1939 में। ये याद रखिएगा। भारतीय नागरिक सेवा 1920 में उत्तीर्ण की थी। संस्थापक थे ये फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के। संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्थापक फॉरवर्ड ब्लॉक के 1939 में स्थापना की थी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद विशेष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। तो 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए, उपाधि नेताजी की। उपाधि नेताजी देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा और देशभक्तों का देशभक्त गांधी द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की उपाधि क्या क्या थी? नेताजी, देश नायक और देशभक्तों का देशभक्त। देश नायक उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी और देशभक्तों का देशभक्त गांधी ने दी। और नेताजी ये जर्मनी में दी गई उपाधि थी। जर्मनी में भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई उपाधि थी। कौन सी? नेताजी। प्रसिद्ध नारा क्या था नेताजी का? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है सुभाष चंद्र बोस का। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। कब? 21 अक्टूबर 1943। ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। किसने गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद सरकार ये नाम था। अस्थायी सरकार का क्या नाम था? आजाद हिंद सरकार। 21 अक्टूबर 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया। चलिए, आजाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा। आजाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा। इंडियन नेशनल आर्मी व्यावहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में गठन प्रारंभ मार्च अप्रैल 1942। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा औपचारिक घोषणा सितंबर 1942। तो इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में व्यावहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में गठन हुआ था। किसका? आजाद हिंद फौज का। प्रारंभ कब हुई थी? गठन मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसकी औपचारिक घोषणा कब हुई थी? सितंबर 1942 में। तो आजाद हिंद फौज का गठन इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में हुआ था, एक सैन्य इकाई के रूप में हुआ था। और इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह द्वारा मार्च अप्रैल 1942 में किया गया था और इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की थी। जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन। जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया क्या? काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन, प्रतिनिधित्व समिति। काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन और प्रतिनिधित्व समिति होगी। क्या प्रदत्त दायित्व क्या थे इसके? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण। इंडियन नेशनल आर्मी क्या क्या प्रदत्त दायित्व थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण। किस किस के मध्य? इंडियन नेशनल आर्मी तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का प्रदत्त दायित्व प्रदत्त किया गया। किसको? इंडियन नेशनल आर्मी को। काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधि समिति को यह गठन किया गया। किसके लिए और क्या काम सौंपा गया इसको? काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधि समिति को गठन करके क्या काम सौंपा गया कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का काम करे। कौन? काउंसिल ऑफ एक्शन तथा प्रतिनिधित्व समिति। और ये प्रस्ताव कब रखा गया? जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में। चलिए, चार जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कब ग्रहण किया था?
तो 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। सुविधा के लिए द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है, इसे ही हिंदी में आजाद हिंद फौज कहते हैं। तो सुविधा के लिए द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है, इसे ही हिंदी में आजाद हिंद फौज कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी को ही आजाद हिंद फौज कहा जाता है। चलिए, लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। अभियुक्त कौन कौन थे? राशिद अली, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज। ये 4 अभियुक्त थे जिन पर लाल किला मुकदमा चला था नवंबर 1945 में। राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास हुआ था तथा प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। ये आजाद हिंद फौज में सिपाही थे, आजाद हिंद फौज के सिपाही थे जिन पर लाल किला मुकदमा चला था नवंबर 1945 में। और इनके बचाव के लिए आजाद हिंद फौज बचाव समिति थी, आजाद हिंद फौज बचाव समिति थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? आजाद हिंद फौज बचाव समिति का भूलाबाई देसाई। और प्रमुख सदस्य थे इसके तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। ये प्रमुख सदस्य थे आजाद हिंद फौज बचाव समिति के। ये समिति इनको बचाने के लिए की गई थी जिन पर लाल किला मुकदमा चला था नवंबर 1945 में। वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया था। तो वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया था। किन किन को मिली थी मृत्युदंड की सजा? ये मिली थी प्रेम सहगल को, गुरबख्श सिंह ढिल्लन को और शाहनवाज को। तो वेवेल ने इनकी मृत्युदंड की सजा माफ कर दी थी। और राशिद अली को इसको 7 वर्ष का कारावास मिला था। चलिए, तो इससे आगे हम कल करेंगे कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। अगर आज करेंगे तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए और अपना ध्यान रखिए। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। पढ़ाई करोगे तो कुछ ले रहोगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।